बार रिक्वेस्ट आ रहा था, सर अकाउंटेंट का काम क्या है वो बताइए। जो आप समझिए लेजर बनाना। देखिए लेजर बन जाता है, आप जानते हैं कि टैली एंट्री आपको आना चाहिए मैनेजर के, ठीक है। तो दो आदमी होंगे, तीसरा आईबीसीबी मैनेजर हो सकते हैं, बीपीएम होंगे, एक कोई एसी हो सकते हैं। वेंडर पेमेंट क्या होता है, कई तरह के वहां पे मीटिंग सीटिंग चलेंगे, वो पैसा फिर कैडर पेमेंट करते। यानी यहां पर देख रहे हैं कि बीपीआई और डीपीसीओ दोनों जगहों पे आपका रोल सही है। जब आप फाइल चेक करके लाते हैं तभी पेमेंट मिलता है, ठीक है। अब लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप समझिए कि जितने तरह का बिल आएगा है ना, ऑफिस असिस्टेंट के पास आएगा, ऑफिस असिस्टेंट से बिल आपके पास आएगा, बीआरएस और डीआरएस बनाना। बीआरएस क्या हुआ, बैंक रिकैंसिलेशन, ठीक है। हम अपना ऐड आपके लिए कर रहे हैं। अब आप जीविका के एम्प्लॉय होने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को 50% पे यहां पे एडमिशन करा सकते हैं, एडिशनल वर्क रहेंगे आपको मिलेंगे। नमस्कार, नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का कई बार रिक्वेस्ट आ रहा था, सर अकाउंटेंट का काम क्या है वो बताइए। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, इसको, हालांकि हल्का फुल्का काम तो मैंने बताया था, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, ढंग से थोड़ा एक बार आपसे बात कर लिया जाए और ये आपको पूरी बात जो है अकाउंटेंट से जुड़ा हुआ एक काम के बारे में एक छोटा ब्रीफ आपको दे दिया जाए। तो आपको क्या करना होगा, क्या, जब आप, सबसे पहला चीज है जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैंने जैसा लास्ट टाइम बताया था लाइव क्लासेस में, तो वैसे ही आपको आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग से जब लौटेंगे तो आपको विलेज इमर्सन की संभावना है, विलेज इमर्सन होगा और उसके बाद आपको काम दे दिया जाएगा। तो अब वक्त नहीं गवाते हैं, हम लोग सीधे आते हैं आपके अकाउंटेंट का काम क्या क्या रहेगा। तो जो लोग अकाउंटेंट का फॉर्म भरे होंगे मैक्सिमम सारे उसी प्रोफाइल से आ रहे होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी तो होगी या आप जान भी रहे होंगे। तो हम लोग आते हैं इसी पे कि सबसे पहला काम आपको क्या होगा। सॉरी, जमाई आ रहा है भाई, ठीक है। तो पहला काम होता है आपका इसमें, जो आप समझिए लेजर बनाना। देखिए लेजर बन जाता है, आप जानते हैं कि टैली एंट्री आपको आना चाहिए, तो ये टैली में आपको एंट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो टैली में जब आपका एंट्री आएगा तो आप टैली में एंट्री करेंगे है ना, तो लेजर आपका बन जाएगा। अब आइए उसके बाद जिस ब्लॉक में, जिस जहां पे, जिस जिला में, अगर जिला में आपको रखा गया तो आपको चेक इशू, जैसे बहुत तरह का पेमेंट जो है आप करेंगे तो आपको चेक इशू के बारे में आना चाहिए। आप चेक इशू करेंगे, चेक बना के लाएंगे, और जो सिग्नेटरी होंगे, आमतौर पे जिला में 3 सिग्नेटरी रह सकते हैं। जिला में अगर होंगे तो डीपीएम होंगे, एमएफ, एफएम होंगे, फिनांस मैनेजर, और जो अकाउंटेंट होंगे इसी फिनांस मैनेजर के अंडर में टीम के हिस्सा होंगे, फाइनेंस मैनेजर के टीम के हिस्सा होंगे, ठीक है। तो जिला में एफएम रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो और आप अकाउंटेंट किसके किसके टीम के हिस्सा होंगे, फिनांस मैनेजर के, ठीक है। तो 2 आदमी होंगे, तीसरा आईबीसीबी मैनेजर हो सकते हैं, आईबीसीबी, या फिर जो है दूसरे कोई एनी, मतलब अदर मैनेजर भी हो रखा जा सकता है, ठीक है।
जिला में, डिस्ट्रिक्ट में, ये 3 लोग जो होंगे डीपीएम एफएम रहेंगे ही, साथ साथ में आईबीसीबी मैनेजर हो सकते हैं, और आईबीसीबी मैनेजर ना बने, जैसे मान लिया ट्रांसफर हुआ तो उनके जगह पे कोई आए होंगे, कोई और अदर मैनेजर को लिया जा सकता, कोई इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है। अब आइए कि अगर आप ब्लॉक में ऐसे ही बीपीआईयू में पोस्टेड होते हैं तो ये जिला का सीन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का। ब्लॉक में अगर हैं आप, ठीक है, दूसरे ही स्लाइड में आपको लेके चलते हैं। बीपीआईयू में अगर आप हैं तो सिग्नेटरी जो है, यानी चेक पर साइन करने वाले बीपीएम होंगे, एक कोई एसी हो सकते हैं और सीसी भी रह सकते हैं। ठीक है ना, मान लिया जाए एसी जहां नहीं वहां सीसी भी हो सकते हैं। पहले प्राथमिकता एसी का दिया जाएगा, जैसे यहां पर पहले प्राथमिकता आईबीसीबी मैनेजर को दिया जाएगा। अगर वो वहां पे उपलब्ध नहीं है या फिर रूल्स के हिसाब से आईबीसीबी मैनेजर को दिया जाएगा प्राथमिकता, वो नहीं होंगे तभी दूसरे को दिया जाएगा। तो वैसे ही यहां पे बीपीएम एसी, इसके बाद अगर एसी डिनाई करे या किसी तरह कोई मामला हो तब सीसी को, और तीसरा आप खुद हो सकते हैं। ठीक है, इतना लोग होंगे, सिग्नेटरी होंगे। ठीक है, चेक पे से तो आपको चेक इशू का भी ज्ञान होना चाहिए, और चेक किसके लिए, तो पेमेंट के लिए। अब पेमेंट आपको, अब आइए कैश बुक लिखना हो सकता है, कैश बुक लिखेंगे। ठीक है, कैश बुक लिखने का काम। अब आइए पेमेंट। पेमेंट आप क्या करेंगे, पेमेंट कई तरह का पेमेंट होगा। पेमेंट का पहला आएगा आपको वेंडर पेमेंट। वेंडर पेमेंट क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ वहां कई तरह के आपके साथ कंसर्न स्टेक होल्डर होंगे। ट्रेनिंग का वेंडर हो सकता है, फिर होटल वाले हो सकते हैं। अगर बीपीआईयू में है तो आपको कई तरह के वहां पे मीटिंग सीटिंग चलेंगे, तो नाश्ता उस्ता वाला होटल, छोटा मोटा होटल हो सकता है। कई तरह के वेंडर आपके रहेंगे। मतलब एक वेंडर तो हो गया वो वाला, दूसरा वेंडर है कोई किसी तरह का प्रोक्योरमेंट हुआ ऑफिस में, है ना, और ऑफिस में कई तरह का प्रोक्योरमेंट हो सकता है, खरीदारी हो सकती है। कंसर्न अलग अलग थीम की खरीदारी हो सकती है। पहला अलग अलग थीम का, जैसे मान लिया जाए लाइवलीहुड का कोई थीम है, उसके खरीदारी हो सकता है। आईबीसीबी से जुड़ा हुआ कुछ खरीदारी हो सकता है। कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम है उससे जुड़ा हुआ खरीदारी हो सकता है। ऑफिस का डेली जो स्टेशनरी वर्क है उसकी खरीदारी हो सकती है ना। तो कई वेंडर होंगे, कई तरह के वेंडर होंगे, उनका पेमेंट आपको करना होता है। ठीक है, तो पेमेंट के लिए आपको ये पेमेंट को ध्यान देना होगा। अब आइए जिला में अगर हैं तो आपको बीपीआईयू को पैसा जाएगा, वो पेमेंट होगा। अब आइए बीपीआईयू के बाद सीबीओज को पैसा जा सकता है। सीबीओज को कई तरह का पैसा जाता है। मान लिया जाए माइक्रो फाइनेंस है, जो जैसे नया एसएचजी बना तो उसका पैसा जाएगा, आईसीएफ का पैसा जाएगा। फिर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, एमएमआरवाई का है, कई तरह का फंड जाता है। फिर लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ फंड हो सकता है, कुछ खरीदारी के लिए, जैसे लाइवलीहुड के कुछ खरीदारी के लिए पैसा आया। अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रैक्टर, लटर पटर, बहुत तरह का काम काज चलता है जीविका में। ठीक है, अब जाएंगे तो पता चलेगा आपको कि ट्रैक्टर खरीदना है, खेत कृषि से संबंधित चीजें हैं, है ना। तो वो सारा चीज का पेमेंट आपको जिला से जब जाएगा
तो आपको सीबीओज में जाएगा वो पेमेंट, वो डायरेक्ट खाता में ना जाके, मतलब वीपीआई में ना जाके से, तो ये पेमेंट आपको करना होता है। तो उसके लिए कंसर्न जो फाइल, जो भी पेमेंट होगा वो आपके पास आएगा। फिर आइए स्टाफ का सैलरी और मतलब अन्य सुविधाएं, है ना, सुविधाएं, ठीक है। तो स्टाफ के अन्य सुविधाएं क्या क्या हो सकता है? सैलरी जाएगा, स्टाफ की अन्य सुविधाओं में क्या होगा? टीएडीए हो सकता है, फिर बच्चा का जो पढ़ाने के लिए है पैसा मिलता है, ठीक है, वो हो सकता है। बच्चों का एजुकेशन वाला एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, शिक्षा भत्ता जो है। फिर सेल्फ लर्निंग हो सकता है, सेल्फ लर्निंग हो सकता है, लैपटॉप का अलाउंस हो सकता है। मतलब जितना तरह का आप स्टाफ को पेमेंट करते हैं, जो जो इंटाइटलमेंट है उनका, उनका सारा पेमेंट जो है आपके द्वारा जाएगा, ठीक है। तो ये देखना होगा, आपको देखना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आइए स्टाफ के बाद फिर कैडर पेमेंट हो सकता है। कैडर पेमेंट माने जो आपके सीबीओज के कैडर हैं, सीएम है, बीके है, एमबीके है, सीएफ है, पशु सखी है, कई तरह के हैं। आपको पशु सखी हो गया, वीआरपी हो गया, एमआरपी हो गया, तो सभी तरह के कैडर का पेमेंट आप वहां करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि सीबीओज आपसे पैसा लेती है, अपना वो भेजेगी कि हमको, मेरे पास इतना कैडर है, इतना पैसा प्रोजेक्ट से चाहिए। तो वो पैसा एडवांस के रूप में मिल जाता है उसको, 3 महीने का पेमेंट उसको चेक करके हम लोग मैक्सिमम पैसा दे देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि अगर एक सीएम है, ठीक है, इसका मान लिया जाए 10,000 रुपया बन रहा है, ठीक है, इसका 3 महीने का डिमांड उधर से आ गया, 3 मंथ का डिमांड, ठीक है। अब 3 मंथ का डिमांड आया, यानी 30,000 रुपया हम लोग आया बीपीआईयू से। सीएलएफ क्या किया, सीएलएफ ये डिमांड को रेज किया बीपीआईयू के पास, बीपीआईयू से हमारे पास आ गया, बीपीआईयू से फाइल कहाँ आया, डीपीसीयू में आ गया। अब जब बीपीआईयू से डीपीसीयू में आया तो हमने इसको 30,000 दे दिया। अभी एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, ये 30,000 दे दिया। अब ये 30,000 के अगेंस्ट, क्योंकि अभी तो पैसा एडवांस में गया, मान लिया जाए अभी जुलाई महीना चल रहा है, हमने जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का 3 महीने के पेमेंट कर दिया। अब अगस्त के बाद हम लोग क्या मांगेंगे, मान लिया जाए ये पेमेंट था जुलाई, अगस्त और सितंबर का। अगर इसका क्या होगा, ये सितंबर के बाद हमको यूसी लेना होगा। क्या लेना होगा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि आपने को जो 30,000 रुपया गया उसको आपने कैसे खर्च किया। हो सकता है वो खर्च 10,000 ना करके उसको पैसा काट ले, वो ठीक से काम नहीं की होगी, सीबीओज का काम सीएम ने किया, तो हो सकता है उसको पेमेंट 5-6 गया हो, यानी 5-5 गया हो, तो 15,000 ही गया होगा, तो 15,000 का यूसी देगा, अब 15,000 उस पर एडवांस चढ़ा रहेगा, ठीक है। अब फिनेंशियल ईयर लास्ट होते रहेगा तब उसको लौटाना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा कि कैडर का पेमेंट, ठीक है। कैडर का पेमेंट किसके थ्रू जाएगा, सीएलएफ के थ्रू। तो सीएलएफ से डिमांड कहां आएगा, बीपीआईयू में। अब बीपीआईयू से कहां जाएगा, बीपीआईयू से डीपीसीयू में। तो बीपीआईयू में जो अकाउंटेंट होंगे वो इसको एक बार कैडर पेमेंट को चेक करेंगे कि क्या सही प्रोटोकॉल में है कि नहीं है, सही डॉक्यूमेंट लगा हुआ है कि नहीं। बीपीआईयू से जो भी फाइल फिनेंशियली डीपीसीयू में जाएगा, तो जो भी अकाउंटेंट बीपीआईयू में पोस्टेड होंगे वो क्या करेंगे, उससे जुड़े हुए सारे प्रोटोकॉल को चेक करेंगे, फाइल को चेक करेंगे।
और चेक करने के बाद ही वो नोटिंग के साथ बीपीएम के पास लेके जाएंगे। अब बीपीआईयू से फिर जिला जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि वहां 3 सीएलएफ हैं एक ब्लॉक में, तो तीनों सीएलएफ का फाइल आपके पास आएगा ना, तो तीनों को आप चेक करेंगे कि कंसर्निंग डॉक्यूमेंट लगा हुआ है कि नहीं, अकाउंट नंबर सही से डाला हुआ है कि नहीं, जो डिमांड रेज किया गया वो राइट है कि रॉन्ग है। एक एक चीजों को आपको वहां पे फिल्टर करना होगा बीपीआईयू में अकाउंटेंट को, ठीक है। और यहां से फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट के अकाउंटेंट फिर क्या करेंगे, उसको चेक करके कंसर्न थीम को बढ़ाएंगे और वहां नोटिंग वोटिंग होके वो पैसा फिर कैडर पेमेंट करते। यानी यहां पर देख रहे हैं कि बीपीआईयू और डीपीसीयू दोनों जगहों पे आपका रोल सही है। जब आप फाइल चेक करके लाते हैं तभी पेमेंट मिलता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो पेमेंट का मामला समझ में आ गया होगा मेरे समझ से, कि कैश बुक लिखेंगे, पेमेंट वेंडर का पेमेंट, ठीक है। और ये सारा फाइल पे लेना पड़ता है, तो फाइल आपको फाइल रहेगा, फाइल पे नोटिंग करेंगे, बिल वाउचर के अगेंस्ट में नोटिंग करेंगे, जो दिखेगा वो नोटिंग करेंगे, और नोटिंग करके वो आप कंसर्न थीम कंसर्न व्यक्ति के पास लेके जाएंगे, ठीक है। और उसको ये करेंगे, आगे काम को प्रोसेस करेंगे पेमेंट के लिए, ठीक है। यहां एक नोटिंग आपका भी जाएगा। अब आइए कि आप जितना भी तरह का लायबिलिटीज होगा, ठीक है, लायबिलिटीज, अब लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप समझिए कि जीएसटी पेमेंट होता है, टीडीएस कटता है, वेंडर पेमेंट वगैरह में टीडीएस कटता है ना, जीएसटी कटता है, कई तरह की चीजें होगी, ये सब सारा चीज, फिर स्टाफ से जुड़ा हुआ कुछ कुछ टैक्सेस होते हैं, है ना, सर्विस टैक्स और क्या क्या रहता है। तो जो भी गवर्नमेंट को पेमेंट जाना है ना, जितने भी तरह के टैक्स आपको वहां पे पॉसिबल है, जहां जो लगता है, वो सारे लायबिलिटी, उसको लायबिलिटीज कहते हैं, और वो सारे लायबिलिटीज को क्लियर कराने के लिए आपका रोल होता है, ठीक है। सर्विस टैक्स वगैरह जो होता है ना, गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस जाएंगे वो सारा आप यहाँ पे काटेंगे। जैसे टीडीएस 1% कटा किसी का पेमेंट पे कटा, तो आप टीडीएस पेमेंट आपको जाके कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके करवाना होगा, अपने खाते में नहीं रखेंगे, उसको पेमेंट कराएंगे। एम्प्लॉय का कुछ कुछ पैसा कटता है ना, वो सही समय जमा हो जाए, उसका प्रोविडेंट फंड सही समय पे चला जाए, है ना, ईपीएफ जो कटता है वो सारा चीज सही समय पे चला जाए। ये जो लायबिलिटीज होता है इसको, फिर आता है बिल, ये क्लियर हो गया। अब आइए आपका कि बिल कंपाइल करेंगे। लायबिलिटीज के बाद जितने तरह का बिल आएगा, है ना, ऑफिस असिस्टेंट के पास आएगा, ऑफिस असिस्टेंट से बिल आपके पास आएगा, इसको आप संग्रहित करेंगे और फाइल पर लेंगे, है ना। जैसे कोई प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम किसी भी तरह का प्रोग्राम हो गया, मान लिया जाए जॉब फेयर का कोई प्रोग्राम हुआ, तो वहां जो बहुत तरह के खर्चे हुए, तो खर्चा जो हुआ पक्का बिल देगा, वो बिल आपके पास ऑफिस असिस्टेंट के पास आया, वो कलेक्ट करके आपको दिया, आप उसको संग्रहित करके आपके पास आ गया, फाइल पर आप ले लेंगे उसको, कि इतना दिनांक इतना तारीख को, कि वो आपको प्रोसेस बताया जाएगा, ये प्रोग्राम हुआ जिसमें कंसर्न विभाग ये बिल है, ऐसा जो भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आइए अदर कार्य, बीआरएस और डीआरएस बनाना। बीआरएस क्या हुआ, बैंक रिकैंसिलेशन, ठीक है, बैंक रिकैंसिलेशन, ठीक है। बीआरएस आपको आना चाहिए, और ये रिकैंसिलेशन के लिए आपको बैंक के साथ जो रिकैंसिलेशन वगैरह का प्रोसेस होगा ये आपको करना होगा हर बार। और डीआरएस डिस्ट्रिक्ट रिकैंसिलेशन, जो बीपीआईयू को पैसा डिस्ट्रिक्ट से जाएगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बीच जो फंड का आदान प्रदान होता है जीविका के अंदर,
वहां आपको डीआरएस बनाना होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीविका के अंदर फंड आदान प्रदान पे, ठीक है। ठीक है, आदान प्रदान पे जो भी फंड हो रहा है उसके लिए डीआरएस बनता है। यहां तक ये कार्य आपके लिए होंगे, है ना, ये आपको करना होगा और इन सब चीजों से संबंधित चीजों से आपको ट्रेनिंग मिलेगा आपको, है ना। अब चलिए फिर से हम अपना ऐड आपके लिए कर रहे हैं। अब आप जीविका के एम्प्लॉय होने जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को 50% पे यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। बिहार बोर्ड और सीबीएसई का भी कोर्स है मेरे पास। कुछ कंपटीशन क्लासेस हैं, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इंग्लिश स्पेशल 1 तारीख को आ जाएगा। जीएसए सारा चीज 1 अगस्त से हो सकता है हमारे ऐप पे दिखे। साथ साथ में आप सब लोग मेरे ऐप को डाउनलोड करेंगे, कुछ दिनों के बाद मैं बता रहा हूं कि ये वहां पे आपको करंट अफेयर्स फ्री में मिलेगा। पर डे करंट अफेयर्स डालेंगे और मैगजीन भी फ्री में रहेगा, तो वो आपको मिलने लगेगा। मुझे लगता है 2-4-5 दिनों में वो चालू हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मेरे ऐप को, चूंकि आप लोग सारे लोग कंपटीशन वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सभी कंपटीशन वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, हमारे बारे में बताएं, ताकि हमारा प्रचार प्रसार हो सके और कम मूल्यों में हम जो है एक अच्छी शिक्षा लोगों को उपलब्ध करा सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। ठीक है, अब आइए, ये लग गया है भाई डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, अब आइए कि कुछ अदर्स एडिशनल वर्क होंगे। एडिशनल वर्क रहेंगे, आपको मिलेंगे। अब जो बीपीआईयू में हैं तो बीपीएम आपको कुछ दे सकते हैं और डीपीएम दे सकते हैं। कुछ एडिशनल वर्क रहेगा, डीपीएम, एफएम, ये आपको ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई ये आपका काम है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई कार्य चल रहा है, कोई प्रोग्राम है, जैसे एक प्रशिक्षण का ही प्रोग्राम है, अब उसकी खरीदारी वगैरह है या उसको थोड़ा मैनेजमेंट देख लीजिए, तो जाइए भाई आप हैं, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, तो वो ऑर्डर कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर एक और एडिशनल वर्क हो सकता है, सीबीओज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का ऑडिट करना। चलिए BOR इसको लिखते हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। तो सीबीओज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो होगा उसको ऑडिट करना, उसको चेक करने के लिए, है ना, ये आपके का काम में आ सकता है कि भाई ऐसा है कि आप अकाउंटेंट हैं, तो आपको जानकारी है, तो आप जाइए थोड़ा उस सीएलएफ को थोड़ा नर्चर कीजिए, देखिए थोड़ा उसका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड एमबीके ठीक से बनाए। कई बार विजिट होता है, वर्ल्ड बैंक के विजिट, मुख्यमंत्री का विजिट, कोई मंत्री का विजिट, बाहर के जो डेलीगेट्स आते हैं उनका विजिट, तो भाई आपको भेजा जा सकता है कि जाइए थोड़ा सा देख लीजिए उस सीएलएफ का, उस बीओ का, उस एसएससी का, देखिए थोड़ा सा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वगैरह कैसा है, जाके अपने एसी और सीसी के साथ थोड़ा जाकर उसको चेक कर लीजिए। अगर गड़बड़ी है तो उसको थोड़ा सुधरवाइए, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे और अच्छी बात नहीं है कि भाई उनके सामने हमारा गड़बड़ियाँ निकल के आए। तो ये इस तरह का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आपको भेजा जा सकता है। मतलब कभी कभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आपको अपडेट करना नहीं है, लेकिन ये एडिशनल वर्क में हो सकता है किसी खास सिचुएशन में ऑडिट करने के लिए भेजा जा सकता है कि जाइए देखिए, चेक करने के लिए एक तरह से कि आपको क्या काम या वहाँ पे कैसा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिख रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ, अगर मुजफ्फरपुर का संगम सीएलएफ जीविका का है, बेहतरीन काम करता है, हम लोग भी वहाँ विजिट करवाते हैं थे, तो भाई वहाँ की एमबीके मीना है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा रखी हुई है वहाँ का सीएलएफ को, लगातार वहाँ विजिट वगैरह होते रहता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो अकाउंटेंट जो हैं वो जाके चेक भी करते हैं, देखते भी हैं कि जरा देखिए कैसा चल रहा है वहाँ, है ना। तो
आप लोग इस तरीके से काम को कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको थोड़ा, यही अकाउंटेंट का मोटा मोटी काम रहेगा, है ना। और इतना आपकी समझदारी और समझ के लिए काफी है। बाकी चीजें जो है आपको जब ट्रेनिंग होगा तो वो ट्रेनिंग में उस ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा, हर चीजों को का प्रॉपर जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था और मेरा मानना है, मैं फिर से कहूंगा, मेरे पुराने वीडियो को जरूर आप लोग वॉच करें। जितना वीडियो है सारे देख लीजिए। अगर एसी हैं या सीसी हैं या बीपीएम है तो अकाउंटेंट का काम को भी देखिए, सीसी का काम को भी देखिए, एसी का काम को भी देखिए, एलएचएस के काम को भी देखिए, सब के काम को आप देखिए, ताकि आपको आपके लिए एक विजन क्लियर रहे। देखिए मेरे पास 15 सालों का वर्क का अनुभव है, उसके आधार पर मैं बता रहा था, मेरा विजन बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियर है। हो सकता है आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो उतनी क्लियरिटी के साथ कोई ट्रेनर बता पाए या ना बता पाए, ट्रेनिंग होगा, हम ये नहीं उनके प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उनके ट्रेनिंग पे, बस मैं बता रहा हूं कि मेरा विजन अलग होगा। मैं काम करने का ट्रेनिंग भी मैं जब देता था, तो ट्रेनिंग देते वक्त आईवीसीबी मैनेजर रहते हुए भी, तो मैं ट्रेनिंग देने का मेरा तरीका होता था प्रैक्टिकल अप्रोच, और प्रैक्टिकल अप्रोच में ही मैं ट्रेनिंग देता था। तो यहां भी मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच आया। जैसे अकाउंटेंट में मैंने बस 8 या 10 पॉइंट में मैंने बता दिया, बाकी चीजें तो आप काम करते हुए सीखेंगे, कोई खास विषय का काम होगा। तो अगर आप किसी भी पोस्ट में हैं तो यहां हर पोस्ट के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक ब्लॉक की बात करें तो एसी, सीसी, बीपीएम, सबको एक दूसरे का काम, ओए और अकाउंटेंट, एलएचएस, ये ऐसा काम है कि सबको एक दूसरे को जानना। अगर आप सीसी एलएचएस का काम नहीं जानेगा तो इनसे वो काम नहीं लेगा, एलएचएस को सीसी का काम नहीं पता होगा तो वो उससे काम नहीं ले पाएगा, सीसी को एसी को एलएचएस का काम पता होगा तो वो काम नहीं ले सकता एक दूसरे के साथ। बीपीएम को अगर पता नहीं है अकाउंटेंट का काम, ऑफिस असिस्टेंट का काम, तो बीपीआई नहीं चला सकता है। बीपीएम को एसी का काम और सीसी का काम नहीं पता है तो वो बीपीआई चला ही नहीं सकता। तो इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो भी मैंने काम के बारे में बताया वो पक्का से आप लोग देखिए। ये मैं अपने व्यूज वगैरह के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपके ट्रेनिंग के पर्पस से बोल रहा हूं। क्योंकि आप एज ए बीपीएम जब ज्वाइन करेंगे या एज ए सीसी जब ज्वाइन करेंगे तो इतना तय है कि आप मैच्योर लेवल पे जाके जीविका को ज्वाइन कर रहे हैं। अब तक जीविका लगभग 2007 से लीजिए तो 26 चल रहा है, तो 9 कितना साल हो गया, 19 साल। 19 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है ये, ठीक है। 7 से अगर लेते हैं तो 6, सॉरी 16 में से 7 गया, 19 साल पुराना हो ही गया है ना, 26 चल रहा है। तो ये अनुभव जो है आपको जो मैं बता रहा हूं वो जिस समय ये चालू हुआ 2007 में जब चालू हुआ, ठीक है, 2 अक्टूबर 2007 में जब चालू हुआ ये, है ना, तो कुछ ही जिलों पे, सीमित जिलों पे था, तो वहां पे बहुत बेसिक लेवल का काम करना होता था। अब ये लगभग 18-19 साल बीतने पे, है ना, 18 साल मान के चलिए, है ना, क्योंकि अभी रनिंग चल रहा है 19 में, ठीक है, तो 18-19 साल के बाद इस कई जगहों पे एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। आपको जो अगर बनमनखी वगैरह में जाएंगे, फिर आप अगर मधुबनी, गया में जाएंगे, कुछ जिलों में, कुछ प्रखंडों में, तो वहां आपको जो सीबीओज मिलेंगे 18-19 साल पुराने, 18 साल पुराने मिल जाएंगे सीबीओज, और डब्ल्यूडीसी वाला तो उससे भी पुराना आपको मिलेगा। तो समझिए कि आप डब्ल्यूडीसी वाला उससे पुराना, डब्ल्यूडीसी तो इतना पुराना होगा कि हो सकता है कई स्टाफ का जन्म के, उनका मतलब उनका उम्र और उनका फेडरेशन का उम्र मिलता हुआ मिलेगा। तो कई एडवांस लेवल पे, मैच्योर लेवल पे जाकर आप काम कर रहे होंगे। तो आपको क्या होगा ना कि जो ट्रेनिंग मिलेगा, हम लोग को जितना मौका मिला सीखने का, उससे
कम मौका आपको सीखने का मिलेगा और आपसे उम्मीद की जाएगी ज्यादा काम का। ये बात तय है। तो ऐसे कंडीशन में आप जरूर, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जो वीडियो मैंने बनाए एक बार देखिए, जब दिक्कत हो एक आध बार देख लीजिए, है ना। उसमें कुछ नहीं जा रहा है, आप देखिएगा तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, कुछ नई बातें आपको समझ में आएगी जब फील्ड में जाएंगे। और बाकी तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं, जब कोई दिक्कत होगा तो मैं हूं ही, आप बात करेंगे, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो दूंगा ही आपको, है ना। तो अब मैं अपनी इस क्लासेस को यहीं पे खत्म करता हूं और उम्मीद है कि अन्य वीडियो की तरह, अन्य क्लासेस की तरह आप इस वीडियो को भी अपना प्यार देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।